अगर आप पैसा इसलिए नहीं जोड़ रहे कि आप लालची हैं, बट इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि आपको उसे खोना ना पड़े, देन योर राहु इज़ इन द सेकेंड हाउस। नाउ व्हाट सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट बेसिकली, वो आपकी वॉइस रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी स्पीच रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस आपका मनी रिप्रेजेंट करता है, आपकी फैमिली रिप्रेजेंट करता है। तो जो राहु नेटिव होगा सेकेंड हाउस वाला, उसकी जो थ्रू आउट लाइफ है वो इसी चारों चीज़ों में रिवॉल्व करती रहेगी। अब केतु ऐसे इंसान का बैठा होगा 8वें घर में, यानी एक ऐसी जगह पर जहाँ केतु सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड राहु ऐसी जगह पे है जहाँ राहु सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इस केस में होता क्या है कि जो सेकेंड हाउस है आपका, वो मनी को रिप्रेजेंट करता है, और मनी को रिप्रेजेंट करता है शुक्र, और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, और जो राहु है वो खुद से दैत्य है। तो यहाँ पर शुक्र बहुत खुश है राहु के साथ। तो ऐसे इंसान के पास अथाह पैसा है। ऐसा इंसान मिलीनियर क्या, बिलियनियर क्या, कुछ भी बन सकता है। एक ऐसा पैसा जो दिमाग के थ्रू जनरेट किया जा रहा है, ना कि हार्डवर्क के थ्रू। यानी मीडिया हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गई। अब दूसरी चीज़ है स्पीच। अब ऐसा इंसान जब भी कुछ कहेगा ना, तो लोगों को उसकी बात सुननी पड़ेगी। ऐसा इंसान बातों को इस तरह से बोलेगा ना कि लोग जो हुक हो जाएंगे उसकी बात सुन के। इंसान जो है ना, वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। ऐसा इंसान पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है, क्योंकि एक इल्यूज़न ही है ना राहु। तो लोगों को लगता है कि वो मतलब खो से जाते हैं जब ऐसा कुछ इंसान बात करने लगता है। तो बट अब राहु एक ना थोड़ा ड्राई सा प्लेनेट है, तो कई बार ऐसा इंसान जो है वो मतलब बिना गाली दिए रह नहीं सकता। कुछ होते नहीं ऐसे इंसान जिनकी हेल्पिंग वर्ब भी गाली होती है, तो ऐसा इंसान जो है वो बहुत सारी गालियाँ दे सकता है। तो जो झूठ बोलने की कला है ना, वो ऐसे इंसान में होती है। कोई ईज़िली ऐसे इंसान का झूठ नहीं पकड़ सकता। एक और चीज़ स्पीच को लेके, ऐसे इंसान की वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, तो वो बहुत अच्छे बीट बॉक्सर बन सकते हैं। और अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई कुंडली में, तो ऐसे इंसान जो है वो, शुक्र एंड मरकरी की स्थिति अच्छी हुई, तो ऐसे इंसान जो है बहुत अच्छा सिंगर भी बन सकता है। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं, फैमिली। तो जब ऐसा इंसान पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली की वैल्यू से कट होना शुरू हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं मतलब फैमिली की वैल्यूज़ जो है उसे अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, जो मैं करना चाहता हूँ वो चाहती नहीं करना। तो फैमिलीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, और फैमिली से अलग अलग रहता है ऐसा इंसान एक पॉइंट के बाद। अब इसी प्लेसमेंट को हम भस्मासुर और महादेव की कहानी से रिलेट करेंगे। तो होता क्या है कि भस्मासुर जो है वो महादेव की साधना करता है काफ़ी टाइम तक, एंड देन महादेव प्रकट होते हैं। तो भस्मासुर उनसे मांगता है कि मैं जिसके ऊपर भी अपना हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। तो महादेव जो होते हैं वो तो भोले हैं, वो दे देते हैं कि जा, तो जिस पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगी चीज़। तो अब ऐसे में होता क्या है कि भस्मासुर में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके पास पावर आ गई ना, पैसा आ गया, मतलब बहुत अथाह पैसा आ गया, ऐसी पावर है उसके पास जो किसी को भी भस्म कर दे। तो वो क्या करने की कोशिश करता है, वो महादेव के ऊपर ही हाथ रखने की कोशिश कर देता है कि मैं जिसने मुझे बनाया, मैं उस क्रिएशन को ही ख़त्म कर दूँ। तो महादेव वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर जो है, आप इस तरीके से देखिए कि एक इंसान की फैमिली है, उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो अब वो राहु वाला इंसान क्या कर रहा है, उन्हीं फैमिली वैल्यूज़ को चैलेंज कर रहा है कि आप ही गलत है, जो मैं करना चाहता हूँ वो सही है। तो वो उन्हीं फैमिली वैल्यूज़ को भस्म करने की कोशिश करता है, यानी महादेव को भस्म करने की कोशिश करता है। अब महादेव यहाँ पर केतु का रोल निभाते हैं, जो कि 8वें घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ फैमिली क्या करती है, वो शांत रहती है, वो कुछ नहीं कहती, और वहाँ से चली जाती है चुपचाप। तो इसके बाद क्या होता है स्टोरी में कि विष्णु भगवान आते हैं, मोहिनी का अवतार लेते हैं, और भस्मासुर के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं, और किसी तरह से उसका हाथ उसी के सर पर रखवा के उसे ही भस्म करवा देते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इंसान के पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि उस पावर ने उसी इंसान को ख़त्म कर दिया। यानी उस इंसान की जो भूख थी पैसा इकट्ठा करने की, थ्रू आउट लाइफ उसी पैसे के पीछे भागता रहा। उसने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया, तो जिससे वो खुद उस पैसे तक को वो नहीं बचा सका, और ख़ुद को भी नहीं बचा सका। तो राहु सेकंड हाउस वाला व्यक्ति, अगर इस राहु का डिस्पोजिटर अच्छा नहीं बैठा है, तो वो कितना भी पैसा कमा ले वो उसको भोग नहीं पाएगा। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास समय ही नहीं है कि उसे भोग पाए। वो इन द एंड किसी न किसी बीमारी में फंस जाते हैं, किसी न किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि उसको वो भोग ही नहीं पा रहे हैं। ओके, तो अब हम राहु सेकंड हाउस की प्लेसमेंट को पेंटिंग से समझते हैं
तो सबसे पहले देखिए एक स्प्लिट जो फेस है, यानी एक साइड ईगो है और एक साइड ट्रुथ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब भस्मासुर को वरदान मिला तो उसके अंदर एक ईगो आ गया जो ये दिखा रहा है। तो ये वरदान से पहले का इल्यूज़न है, ये फ्लावर्स। अब जब उसे वो इल्यूज़न हुआ तो ये ग्लोइंग आई यहाँ पर दिखा रहा है उसका अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस, जो खुद महादेव को ही भस्म करना चाहता था। अब ये ड्राई ब्रांचेस यहाँ पर क्या शो कर रही है, ये यही दिखा रही हैं कि यहाँ पर उसका जल चुका हुआ ईगो, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसी का हाथ उसी के सर पर रखवाया और उसी को भस्म बना दिया। और ये जो काम फेस है ये दिखाई दे रहा है शिव का वो केतु तत्व, कि जब भस्मासुर उन्हीं के ऊपर हाथ रख रहा था तो उन्होंने कुछ कहा नहीं और वहाँ से उठ के चले गए। क्योंकि केतु का तरीका क्या है, वो तो कन्फ्रंट नहीं करेगा, वो डिटैच हो जाएगा चुपचाप और साइलेंस में चला जाएगा। तो वही महादेव ने यहाँ पर किया और उसी का जाके लास्ट में भगवान विष्णु ने भस्मासुर को उसी की पावर से उसे भस्म कर दिया। अब यहाँ पर होता क्या है कि राहु जब सेकंड हाउस में होता है ना, तो ऐसे इंसान की थ्रू आउट लाइफ जो है वो पैसे से शुरू होगी, फिर फैमिली वैल्यू से लड़ाई होगी, और केतु लास्ट में उसको वहाँ से भी डिटैच करेगा, आइसोलेशन में ले जाएगा। तो वो एक टाइम पे बहुत पैसा है, फिर इंसान आइसोलेशन में जा रहा है, फिर दोबारा पैसा है, तो वो उसी में फंसा हुआ है। यानी अमीर इंसान हो या गरीब इंसान हो, जब तक वो जीवित है दोनों की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही वो दोनों मर जाते हैं, भस्म बन जाते हैं, उन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। अगर इस माइंड से, इस साइकोलॉजी को समझ कर राहु सेकंड हाउस वाला काम करता है, तो उसके बाद जितना भी पैसा आता है ना, फिर वो उसको बचाने पे नहीं भागता कि मैं इसको बचाऊंगा या कुछ करूंगा। उसको पता है पैसा ठीक है, नहीं है पैसा कोई बात नहीं, पैसा तो उसके पास अल्टीमेटली आएगा ही आएगा, लेकिन उसके पास ना वो केतु वाला सुकून भी आ जाएगा ऐसे बंदे के पास। सो गोल्ड हैज़ द वैल्यू बट भस्मा हैज़ द रियलिटी।